पढ़ें जी क्वेश्चन नंबर 35। जी सर पढ़ लिया। रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले तो कहता है कैलकुलेट द जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट, बस खामोश है, जाहिर है यहाँ पे चीज़ें कैलकुलेट ही करनी पड़ेंगी। और फिर कहता है पोर्शन कर दें तो प्रोडक्ट्स के अंदर। फिर पार्ट बी में कहता है सीएल को एडवाइस करें कि क्या हमें सीड्स बनाने चाहिए या पोलन को सेल करना चाहिए विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। करंटली आप जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से दो प्रोडक्ट्स जनरेट कर रहे हो, पोलन और स्टिग्मा। स्टिग्मा तो फर्दर प्रोसेस नहीं होता, पोलन फर्दर प्रोसेस हो सकता है और वो सीड्स के तौर पे बन सकता है एक सेकंड फर्दर प्रोसेस में जाके। ठीक है जी। तो यहाँ पे उसने कोई सवाल में बताया है कि आप इसको सीड्स बना रहे हो या नहीं, पहले तो ये बताएं। पहला पैराग्राफ पढ़ें। जॉइंट प्रोडक्ट्स पोलन और स्टिग्मा की सूरत में जनरेट हो रहे हैं 65-35 की रेशियो में, ये तो उसने बता दिया। फिर कहता है और दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं ए और बी, ठीक है, तो ए से ये जनरेट होते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स। अच्छा, पोलन जो है वो या यहाँ पे बिक सकता है यानी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, या इसको फर्दर प्रोसेस किया जा सकता है डिपार्टमेंट बी में और ये सीड्स बन सकते हैं और ये सेल हो सकते हैं। स्टिग्मा ने तो फर्दर प्रोसेस होना ही नहीं है। मुझे सिर्फ पोलन का बताएं, उसने कुछ फैसला करके बताया हुआ आपको? उसने आपसे पूछा हुआ, उसने बल्कि बताया ही नहीं है, कुछ क्लियर नहीं किया हुआ। मुझे नहीं पता इसने फर्दर प्रोसेस होना या नहीं। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन जहां पे आपको फेस करनी पड़ेगी कि जब उसने पार्ट ए में तुमसे पूछ लिया कि पहले तो जॉइंट कॉस्ट को तोड़ो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। कंपनी किस बेस पे जेपीसी को तोड़ती है? एनआरवी, खुद बताया हुआ उसने। अब एक मुसीबत पड़ जाएगी कि एनआरवी के लिए हमने तो ये सीखा हुआ है कि जो प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होता है उसकी एनआरवी निकल सकती है। अब पोलन के बारे में क्या इसको फर्दर प्रोसेस करना है या नहीं, उसका तो डिसीजन बी में है। मुझे तो पता ही नहीं है कि इसने फर्दर प्रोसेस होना है या नहीं, और अगर प्रोसेस होना है फर्दर तो फिर उसकी एनआरवी कैसे निकाली जाएगी? सेल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। और अगर वो फर्दर प्रोसेस नहीं होना, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बिक जाना है, तो उसकी एनआरवी क्या होती है? सेल रेवेन्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये तो हम तो ये जानते हैं। अब ये मसला है सर, अब ये चीज़ जहन में रख लें अब से फ्यूचर के लिए कि अगर कोई ऐसा सवाल आपको आता है जिसमें आपको किसी एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानकारी, या उसने ये कह दिया है कि या तो ये स्प्लिट ऑफ पे बिक सकता है या ये फर्दर प्रोसेस हो सकता है, देयर इज नो क्लैरिटी इन द क्वेश्चन, एंड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड फ्रॉम यू कि सबसे पहले तो जेपीसी एनआरवी के बेसिस पे तोड़ें। तो फिर उस सूरत में एनआरवी आपने बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट करनी है जैसे आप लोग सेल रेवेन्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कर रहे होते हैं हर प्रोडक्ट का। हाँ, लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस होंगे क्योंकि वो तो आपने इनकर करना ही करने हैं इन ऑर्डर टू सेल दोज प्रोडक्ट्स। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, इससे पहले कभी ऐसा नहीं था, आपको सिचुएशन में क्लियरली बताया जाता था कि इस प्रोडक्ट ने फर्दर प्रोसेस होना है, इसने नहीं होना, तो आप अकॉर्डिंगली एनआरवी निकालते थे। यहाँ पे सबसे पहले पार्ट में क्वेश्चन के आपको ये कहा जा रहा है क्या कि जेपीसी को एनआरवी बेसिस पे तोड़ें, लेकिन यू आर नॉट क्लियर कि वेदर one of the products we have to further process it or not, ये से अगला पार्ट है। तो इस सूरत में आपको क्या करना होगा, आपको एनआरवी कैलकुलेट करते हुए इनकी एनआरवीज ऐसे ही कैलकुलेट करनी है जैसे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कैलकुलेट हो रही होती हैं, यानी सेल रेवेन्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, लेकिन यू हैव टू एडजस्ट द सेलिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम देम। अब इसमें कोई बच्चा कहे कि भाई पहले बी पार्ट कर लें और फिर हम पता लगा लें कि क्या है, आपने सीक्वेंस के हिसाब से ही चलना है। ये चीज़ ध्यान में रखें, ये वाला काम ना करें कि पहले बी पार्ट में जाके मैं पहले डिसीजन ले लूं फिर पार्ट ए करूं और पार्ट ए में करके, ये उसने किसी वजह से इसको पार्ट ए रखा है। अगर वो चाहता तो पहले तुम्हें पार्ट बी को ए कर देता। अगर ये हो सवाल के अंदर कि पहले पार्ट ए और डिसीजन करवा दी है, फिर तो तुम क्लियर हो। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट पार्ट बी यू विल बी क्लियर, देन यू विल बी कैलकुलेटिंग एनआरवी अकॉर्डिंगली। अगर पार्ट ए में फाइनेंशियल डिसीजन ये है कि सर इसको फर्दर प्रोसेस करें, ठीक, फिर उस सूरत में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एनआरवी बिल्कुल प्रॉपर्ली कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन पार्ट ए में ये पता चल गया कि यार नहीं, फर्दर प्रोसेस करना बनता नहीं है क्योंकि फर्दर प्रोसेस करने की नेट बेनिफिट नहीं नेट कॉस्ट है, तो फिर इसको किस पे बेचो, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। इस सूरत में इसकी एनआरवी कैसे कैलकुलेट होगी, सेल रेवेन्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। बात क्लियर हो गई है? करें शुरू डिस्कशन। बड़ा सिंपल है जी। पोलन है, पोलन तो डेफिनेटली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ए से जनरेट हो रहा है, स्टिग्मा भी ऐसा है जो ए से जनरेट हो रहा है। सो ये प्राइसेस कब की हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट की हैं। जो सीड्स है वो तो जनरेट ही डिपार्टमेंट बी के बाद होगा। सो यानी कि जो सीड्स की प्राइस है ये हम जानते हैं, ये कौन सी प्राइस है, पोलन की प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, क्योंकि पोलन ने सीड्स बन जाना उसके बाद। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंसेस के अगर इनको बेचेंगे तो ये खर्चे होंगे, ठीक हो गया। फिर दोनों डिपार्टमेंट्स के उसने खर्चे दे दिए हैं, बड़ा सिंपल, जैसे बेसिक कॉस्टिंग नहीं करते तुम, वो सारे खर्चे हैं सारे, कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मटेरियल शुरू में ऐड होता है और जॉइंट कॉस्ट को एनआरवी बेस पे स्प्लिट करते हैं। आए सर प्रोडक्ट वाइज कैलकुलेशन कर लें।
वैसे तो रिक्वायरमेंट में उसने सीधा सीधा बताया हुआ है। जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट है अवेलेबल है? नहीं, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट जो कि कहाँ की है, डिपार्टमेंट ए की है, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। क्या क्या है डिपार्टमेंट ए के खर्चे? मटेरियल एक्स है, वाई डिपार्टमेंट बी में लगता है। सो मटेरियल एक्स डायरेक्ट लेबर यानी लेबर कॉस्ट, लेबर का वर्ड यूज़ किया हुआ है, बस ही लेबर ले लेते हैं। लेबर है और क्या है, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड। जहन में रखें ये बेसिक कॉस्टिंग है। जेपीसी को सब में बाइफरकेट करना, क्योंकि ये कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट में जानी है, ये डिसीजन मेकिंग का एरिया नहीं है, जहन में रखें, इसको अलग रखें। डिसीजन मेकिंग होती है जहां पे हम फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्ब नहीं ले रहे होते। दिस इज बेसिकली द पोर्शन ऑफ सिंपल कॉस्टिंग। जॉइंट प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग कैसे करनी है, उनको कॉस्ट कैसे देनी है ताकि प्राइस से कंपेयर करके हम इनकम स्टेटमेंट बना सकें। तो इसमें वो वाला काम नहीं करना, डिसीजन मेकिंग में हम ये काम करते हैं जी। मटेरियल एक्स की वैल्यू सिंपल 75,000 kg है और 60 रुपए हर kg की वैल्यू बताएं। 4.5 मिलियन। नेक्स्ट, लेबर के बारे में क्या कहता है? मैं ख्याल घंटे दे रहा है 12,000 और रेट पर आवर 150 है 1.8 मिलियन। नेक्स्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स क्या डाटा देता है? बस रुपीस पर और है, और हम जानते हैं वही घंटे जो कि लेबर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। 1 ये तो अब छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके लिए। और फिर एंड पे फिक्स्ड ओवरहेड जाहिर है जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। जो सोच ने दिया है ये क्या है? FOAR पर लेबर और। तो कितने लेबर और हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एब्जॉर्ब्ड, आगे लिखें एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने बनते हैं? 1.2 मिलियन। तो कैसे कैलकुलेट हुए? 12,000 घंटे इंटू चलो बस करें टोटल। और तो नहीं है कोई हमारा जो कि इस डिपार्टमेंट ए में खर्चा आ रहा है? 9 मिलियन। ओके, सो दिस इज द कॉस्ट दैट आई हैव टू बाइफरकेट अमंग द टू या 3 प्रोडक्ट्स? 2 प्रोडक्ट्स, क्योंकि डिपार्टमेंट ए से यही 2 प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं। इसको हम तोड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे ये तो सारा खर्चा है ना, ये तो टोटल खर्चा है। अभी इसको करते हैं ना बाइफरकेट, अभी ठहरे ना, अभी तो हम जाएंगे उसके ऊपर, जब पार्ट बी पे जाएंगे तो तब उस पे वहाँ पे जाके हम देखेंगे। अभी तो ये टोटल खर्चा है, अभी तो प्रोडक्ट्स में एलोकेट करना है, ठीक है। और प्रोडक्ट्स में एलोकेट किस बेस पे होगा? NRV बेसिस पे होगा। खर्चा तो सारा लेना ना। जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग भी करते हैं, खर्चा क्या कोई छोड़ते हैं? कोई खर्चा नहीं छोड़ते सारे। हाँ, वहाँ पे चूंकि एब्जॉर्प्शन का मामला होता है तो सारा खर्चा कौन एब्जॉर्ब कर रहा होता है? बेचारा गुड यूनिट्स, ठीक है। तो खर्चा तो सारा लेते हैं हम, कोई खर्चा नहीं छोड़ते। तो जेपीसी लिया जाएगा और हम इसको एलो, अभी तो देखो अभी तो वो आगे वाली स्टेप आया ही नहीं है। अभी तो सिर्फ आपने तकसीम करने हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को। तकसीम करने का अंदाज क्या है? NRV कैलकुलेट करें, जेपीसी कैलकुलेट करें और दोनों में तोड़ दें। सिंपल बात समझ रहे हैं? हाँ, इसमें एक और चीज भी हो सकती थी जो आपने पहले कहीं पढ़ी थी, वो यहाँ पे नहीं है। और वो क्या है? अगर कोई नॉर्मल लॉस होता, नॉर्मल लॉस जितना भी है वो स्क्रैप आउट होता, तो स्क्रैप वैल्यू यहाँ से लेस होती थी। वो एक चीज थी, वो यहाँ पे है ही कोई नहीं, पुराने कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब अगेन देखो, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स ना हैंड इन हैंड चलते हैं। यानी कि बहुत कम सवाल हुए हैं कि पूरे का पूरा सवाल ही फर्दर प्रोसेसिंग पे आ गया, जॉइंट प्रोसेस का उस तरह से जिक्र ही नहीं है। ज्यादातर ऐसा ही होता है। पार्ट ए में जॉइंट प्रोसेसिंग की वो वाला एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, वो टेस्ट हो रहा होता है, जेपीसी तोड़वा रहा होता है। पार्ट बी में डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। ये पार्ट ए में डिसीजन मेकिंग हो रही होती है फर्दर प्रोसेसिंग की, पार्ट बी में कॉस्टिंग हो रही होती है। तो ये दोनों आमतौर पे इकट्ठे ही चल रहे होते हैं। जी सर, तो 9 मिलियन हो गया। अब इसको तोड़ें NRV की बेसिस पे। और NRV कैसे निकाला जाएगा? जी सर, तो यूं ही करते हैं जैसे अभी हमने एक अंदाज फॉलो किया था। NRV एंड JPC एलोकेशन, वर्किंग 2 कह लें, वैसे वर्किंग ना भी लिखें तो गुजारा है जी। पॉलन और स्टिग्मा। चलें, इसकी सबसे पहले सर सेल रेवेन्यू लिख लें, क्योंकि और ये NRV कैसे कैलकुलेट हो रही है इसकी? एट
स्प्लिट ऑफ, ये मैं सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है इसमें फर्दर प्रोसेस होना है पोलन ने इनटू सीड्स और नॉट। जी सर, सेल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? हैं 90 मल्टीप्लाई बाय व्हाट है? हाँ जी, यहाँ पे सर काम आएगा ना, कितने यूनिट्स बिकेंगे ये एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट? सर जितने जनरेट होंगे, जनरेट कितने होने हैं? 88%। और 88% जो जनरेट होंगे वो कितने रेशियो के साथ ब्रेक होंगे? 65 और 35। यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन आएगी। ठीक, तो सर इसकी वर्किंग में चले जाते हैं। वर्किंग नंबर 3 क्या लें इसको? तो सर कितना इनपुट कितना इनपुट मैं डाल रहा हूँ उसमें, उसमें कोई इंफॉर्मेशन है अवेलेबल? 75,000, बिल्कुल। इनपुट in department A is 75,000, let's call it A। जी सर, output from department A, इसको अगर हम क्या कहें, A into 88%, तो हमारे पास आउटपुट जनरेट हुई 66,000। और सर ये किस रेशियो से ब्रेक होगा दोनों के अंदर, पोलन में और स्टिग्मा में? जी सर, 65 और 35। 42,900, 23,100। सर ये यूनिट्स जनरेट होंगे डिपार्टमेंट ए से और बिकेंगे। एग्री करते हैं? चलें यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके लिख लेते हैं जी। 42,900 इंटू व्हाट इज द सेल प्राइस? 90। ओके, तो रेफरेंस साथ देते जाएं। वर्किंग 3 का जी, और ये यूनिट्स कितने? 23,100। किस प्राइस पे बेचेंगे? स्टिग्मा जो 300। ओके, चलें वैल्यूज बताएं। 3.861 मिलियन और ये 693 मिलियन, 6.93 मिलियन। यहाँ तक ओके है, लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं छोड़ने, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस। वो सर कितने कितने हैं? वो उसने टोटल वैल्यू दे दी है जी, 1.35 और 3 लाख। और हमें तो पहले ही वैल्यू एनआरवी की क्या चाहिए होती है सर? टोटल बताएं सर। हम्म 6.624। यहाँ पे एक कॉलम आप टोटल का भी डिजाइन कर लें। ठीक है जी, करें सर। एनआरवी टोटल कितनी बनती है ताकि हम जेपीसी को तोड़ें? 10 चलें, और जेपीसी कितनी कैलकुलेट करके आए हुए हो? 9 मिलियन। करो जी बाइफरकेट 9 मिलियन को इस एनआरवी की रेशियो में। $3.24 मिलियन। एनी क्वेश्चन? पहली रिक्वायरमेंट कैलकुलेट जेपीसी। ऐ तो चूंगा ही सी, है ही कुछ नहीं। पहले तो जेपीसी निकाल लें, फिर उसको तोड़ दें। तोड़ना किस बेस पे है? एनआरवी पे। एनआरवी मैंने बताया चूंकि क्लियर ही नहीं था कि पोलन ने सीड्स बनना है या नहीं बनना, मैंने एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए क्या मामला सारा इस्तेमाल किया? सेल रेवेन्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस लिए। सो सेल रेवेन्यू कैलकुलेट करने पे आया तो पता चला कि जितने तो जनरेट ही नहीं होंगे, मैं कितना इनपुट कर रहा हूँ? 75,000। 100% तो आउटपुट में नहीं जा रहे, 12% क्या हो जाएंगे? लॉस। जितने आए उनको मैंने बेच दिया 90 पे और 300 पे, और इसकी वर्किंग यहाँ है। और लेस कर दिया सेलिंग एक्सपेंसेस, एनआरवी आ गई, एनआरवी की बेसिस पे जेपीसी को ब्रेक कर दिया। कोई इतना चैलेंजिंग सवाल नहीं था। 10 नंबर पार्ट बी। पार्ट बी में क्या फरमा रहा है? कह रहा है कि अब आपने फैसला करके बताना है कि क्या हम सीड्स बनाएं पोलन को या पोलन को इसी तरह से बेच दें। तो सर फॉर्मूला क्या पड़ा हुआ? इंक्रीमेंटल सेल रेवेन्यू वर्सेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँ? क्या करना चाहिए? मैं पर यूनिट कैलकुलेशन कर लूँ या मैं टोटल पे जाऊँ? क्यों जाऊँ? फर्दर प्रोसेसिंग में लॉसेस हैं। जितना इनपुट करोगे आउटपुट कितना निकल रहा है?
96%। और अब ये जहन में रखो कि और मटेरियल भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, हाँ कितना 12,000। तो अब ये देखना है तुमने कि जब इंक्रीमेंटल सेल रेवेन्यू निकालोगे तो उसमें जब आफ्टर फर्दर प्रोसेस जो यूनिट्स होंगे तुम्हारे पास दोज विल बी डिफरेंट, एंड जो तुमने इंसर्ट किए होंगे वो डिफरेंट होंगे, और जो यूनिट्स तुमने इंजेक्ट किए होंगे पिछले प्रोसेस से, ठीक है। एक तो वो है ना कि इंक्रीमेंटल सेल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा, सेल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वर्सेस सेल रेवेन्यू एट स्प्लिट ऑफ। स्प्लिट ऑफ वाले में वो वाले यूनिट्स पे नहीं आएंगे जो तुमने फर्दर प्रोसेस में ऐड करने हैं, ठीक है ना। जो आफ्टर फर्दर प्रोसेस है उसके अंदर वो भी होंगे जो तुमने ऐड किए हैं इस फर्दर प्रोसेस के अंदर, और लॉसेस का भी इंपैक्ट होगा, ठीक है। तो अगेन मामला वही है कि आफ्टर फर्दर प्रोसेस यूनिट्स आर डिफरेंट, बिफोर फर्दर प्रोसेस यूनिट्स आर डिफरेंट, सो इट इज एडवाइज्ड कि क्या किया जाए, सेल रेवेन्यू इंक्रीमेंटल कैलकुलेट कर लें 2 लाइन आइटम से, ठीक है। और यहाँ पे तो एक और चीज भी है, सेलिंग एक्सपेंसेस भी हैं साथ साथ, ठीक है ना, और वो हमने कहा हुआ पहले से ही, इससे जान ही छुड़ानी हमने, सेलिंग एक्सपेंसेस लेने हैं। कंपेयर किससे करेंगे, इंक्रीमेंटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। चलें जी, अगेन 2-3 मेथड्स होंगे इसको प्रेजेंट करने के। जी नंबर बी, तो इसको हम बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी हमने बात की है, रुपीज हम कह देते हैं जी सेल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग व्हाट सेल रेवेन्यू एट स्प्लिट ऑफ, लेकिन ये भी क्या होगा, नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस, ये भी होगा नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। सर इन दोनों का डिफरेंशियल लेंगे तो क्या कहा जाएगा, इंक्रीमेंटल सेल रेवेन्यू। और इसको सर हम किससे कंपेयर कर रहे होंगे, इंक्रीमेंटल फर्दर प्रोसेस कॉस्ट। और ऐसे कर सकते हैं, इसको आप ऐसे कर लें क्योंकि आपने टोटल करना होगा ना उसका, जितनी भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो नीचे अवेलेबल हैं, उसके साथ जब तुम कंपेयर कर लोगे तो तुम अपना आंसर एस्टैब्लिश कर सकते हो। इसको ए कह लें, इसको बी कह लें, तो फाइनली यू विल बी कैलकुलेटिंग व्हाट, नेट बेनिफिट्स या कॉस्ट्स, और ये कैलकुलेट होगा ए माइनस बी से। दिस इज द स्ट्रक्चर, एग्रीड, ठीक है ना। बताएं सर यहाँ पे क्या वैल्यू, किसको किससे मल्टीप्लाई क्या किया जाए, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें या वर्किंग कर लें, वर्किंग कर लेते हैं जरा आसान हो जाएगा। वर्किंग नंबर 4 सर देखें, एक तो है आउटपुट फ्रॉम आउटपुट ऑफ डिपार्टमेंट ए, और जो कि क्या है पोलन, जो पोलन जनरेट हो रहा है, कितना पोलन जनरेट हुआ है ये देखो, 42,900, ये तो स्प्लिट ऑफ पे बिक गया, स्टिग्मा ने तो फर्दर प्रोसेस होना ही नहीं है। डिपार्टमेंट ए से जो आउटपुट जनरेट हुआ है पोलन का, जिसने आगे फीड होना है डिपार्टमेंट बी में, दैट इज 42,900, ठीक हो गया। ये केजीज है ना, केजीज है, ठीक है जी। और इसके अलावा फिर जब तुमने इनपुट मजीद दिया, इनपुट इन डिपार्टमेंट बी 12,000, ये अब इंट्रोड्यूस हो गए हैं डिपार्टमेंट बी के अंदर, और इनके ऊपर जब लॉसेस होंगे तो पहले तो टोटल कर लो ना, दोनों को मिला लें, और इसको फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि ये पी है 50,900 जी। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे आउटपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट बी, यानी कि सीड्स कितने बन के निकलेंगे, डी का 96%, 52,704, these are the units after further processing, एग्री करते हैं। पोलन के आफ्टर लॉस यूनिट्स एंटर हुए अगले डिपार्टमेंट में, और अगले डिपार्टमेंट में मजीद मटेरियल भी ऐड हुआ, इनके ऊपर लॉसेस हुए 4% के, और कितना जनरेट हुआ, ये है ना सेल रेवेन्यू, ये जनरेट करेंगे ना सेल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो 52,704 गिव रेफरेंस ऑफ वर्किंग नंबर 4 जी सर। और किस प्राइस पे बिकेंगे, सीड्स की प्राइस 125, ओके 125 ले सर, ये तो सेल रेवेन्यू हो गया, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, ये क्योंकि सीड्स बनने जा रहे हैं ना,
180,000। ओके हो गया। और अगर एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेचेंगे तो क्या मामला होगा कि कितने यूनिट्स बिकेंगे सर? ये देखें 42,900 इतना ही बने आफ्टर लॉस ऑफ पोलन। ये बेचा जा रहा है एज सीड्स, ये एज पोलन। ये चीजें इनमें रखें 42,900 रेफरेंस वर्किंग 3 का। और सर ये कैसे किस रेट पे बिकेगा? 90, ऐसा ही है। और अगर ये एज पोलन बिकेगा तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे? 1,35,000। चलो दोनों वैल्यूज निकालो। 6 पॉइंट 3.7 करें जी लेस। एग्रीड। वर्सेस इंक्रीमेंटल फर्दर प्रोसेस कॉस्ट क्या है जी? यहां देखते हैं मटेरियल वाई ऐड हो रहा है और क्या ऐड हो रहा है? लेबर भी तो है ना यार, लेबर भी तो वेरिएबल है, इंक्रीमेंटल है। तो इसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड्स। चलें वैल्यू निकालें पहले। 12,000 इंटू 25 वैल्यू। नेक्स्ट लेबर, इसके घंटे कितने हैं? 3600। क्या बेसिक अजम्पशन हमने देखी हुई है लेबर के बारे में? अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड लेबर का रेट क्या रहता है? सेम। कितना रेट है? 150। वेरिएबल ओवरहेड्स 65 का रेट है वहां पे, और घंटे क्या लिए? 3600। क्योंकि रेट का ही फर्क होता है, बाकी घंटे वही होते हैं 65। अच्छा फिक्स्ड ओवरहेड्स का क्या करें? अच्छा और कोई देने चाहिए? ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। मैं अगर आप मेरे से पूछें कि ये स्पेसिफिक हैं या ये मतलब कह लो कि सिर्फ इसी वजह से हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, अगर तो आपने इसको एलोकेटेड या एब्जॉर्ब लेना है इस इंफॉर्मेशन से, फिर आप इसको छोड़ दें। अगर तो एलोकेटेड है, एब्जॉर्ब है कि ये फिक्स्ड खर्चे वो हैं जो कि आने ही आने हैं इन अकॉर्डेंस विद जितने प्रोडक्ट्स बनेंगे ये सिर्फ एब्जॉर्ब ही होने हैं इन्होंने, तो फिर इसको छोड़ दें। लेकिन अगर ये स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल है, ये एज्यूम करते हुए कि स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल है, तो फिर आप क्या करेंगे? इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे कि अगर ये फिक्स्ड ओवरहेड्स वो हैं जो कि अराइज होंगे तब जब ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, अगर यानी कि पोलन सीड में कन्वर्ट होगा, अगर नहीं तो फिर इसको क्या कहा जाएगा कि ये एब्जॉर्ब्ड है। वैसे ऑन द फेस ऑफ इट देख के यही लग रहा है, क्योंकि एक ही लाइन आइटम है फिक्स्ड ओवरहेड्स में, वहां पे भी है यहाँ पे भी है, तो ये फीलिंग एब्जॉर्ब्ड की दे रही है। तो हम एब्जॉर्ब्ड एज्यूम करते हुए कि ये एब्जॉर्ब्ड है, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लिख दें लेकिन साथ आगे नील कर दें। एज्यूम्ड ना भी लिखें, ये एब्जॉर्ब की ही फीलिंग दे रहे हैं, क्योंकि एक लाइन आइटम एक है जो कि दोनों को रिलेट कर रही है। अगर कोई स्पेसिफिक होता तो अलहदा से भी मेंशन किया जा सकता था, ये भी एक अंदाज है। तो देखें वहां पे भी OAR उसने दिया है, यहाँ पे भी OAR उसने प्रोवाइड किया हुआ है। OAR है ना 50 पर और वहां पे 100 पर और है, तो ये एब्जॉर्ब ही कह के आप इसको ना भी लिखें, बेशक आप इसको एब्जॉर्ब माने, और एब्जॉर्ब कभी भी कंसिडर नहीं किए जाते, नील कर दें इसको। वैल्यूज बाकियों की बताएं। नेक्स्ट हैं जी, करें टोटल चलें। तो ये नेट में बेनिफिट नजर आ रहा है कितना? तो इसके सोल्यूशन में कुछ गलतियां हैं। आई कैप के पीछे आई कैप का सोल्यूशन है। सो नेट में बेनिफिट्स हैं पोलन को सीड बनाने में। सो यस वी शुड convert pollen into seeds through further processing because there is a net benefit of around 1.6 million, hence we should further process. अगेन मेरे मुताबिक अगर कोई बच्चा यहाँ पे ये एज्यूम करते हुए कि ये स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल है और ले लेता है,
तो गलत नहीं होगा उसको, आई डोंट थिंक कि वो उसको डिस्क्रेडिट मिलेगा इस चीज़। जी एनी क्वेश्चन?